हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो कल हम लोगों ने डिस्कस करा था व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट, हु इज ए पर्सनल मैनेजर। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज हम लोग को डिस्कस करना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर रिक्रूटमेंट क्या होती है इसके टॉपिक पे, है ना। उससे पहले मैंने आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन करके बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होता है और पर्सनल मैनेजर कौन होता है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन करके, है ना, कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या की डिफरेंसेस होते हैं। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो उसका मेन फोकस क्या होता है कि कैसे वर्कफोर्स से संबंध बनाए रखने, ठीक। पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि उन सारे वर्कफोर्स या फिर एम्प्लॉय से संबंध तो बनाने हैं, उसके साथ साथ उनको कैसे डेवलप करके उनको और ज़्यादा स्किलफुल बनाना है, क्योंकि उनका ग्रोथ मतलब कि कंपनी का इनडायरेक्टली ग्रोथ, समझ रहे हो। तो द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द मस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द मैन पावर, कि मैन पावर को कहाँ पे क्या काम देना है, कैसे उनको डेवलप करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, ये सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि पर्सनल मैनेजमेंट केवल और केवल एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरऑल एम्प्लॉयज, वो ओवरऑल वर्कर्स जैसे फोरमैन्स हो गए, वर्कर्स हो गए, एंड सुपरवाइजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, एंड ऑल दैट मैनेजर्स, एवरीवन, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक नेचर क्या होती है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काम करता है, कि उनको पता है कि 5 महीने या फिर 6 महीने के लिए किसको क्या काम देना है, फिर विद इन 1 ईयर के लिए क्या काम देना है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ये किसी भी पर्सन को इस हिसाब से तैयार करता है कि आने वाले 4 साल 5 साल बाद ये मुझे किस किस फील्ड में काम लग सकता है या फिर ये किस पोजिशन में बैठ सकता है, ठीक है। उसी तरह रेम्यूनरेशन की बात करें, रेम्यूनरेशन का मतलब हो जाता है सैलरी। तो उनकी पेमेंट कैसे होती है, तो जितनी उनकी पोजीशन होती है पर्सनल मैनेजमेंट में उसके हिसाब से। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपकी भले पोजीशन कितनी भी हो, लेकिन अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है ना, आपका अगर मतलब बोलते हैं ना कि आप कंपनी को ज़्यादा मुनाफा दे रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या मिलेगा, आपको पे ही मिलेगा, जैसे कि बोनसेस, इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे पर्सनल मैनेजमेंट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि लोगों को बता देना कि आपका क्या काम है और आपका क्या काम है, ये होता है पर्सनल, मतलब इम्प्लॉयज को सिंपल वे में काम बताना या फिर काम बांटना। पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ये वो एंड इंडिविजुअल के ऊपर काम नहीं करता, ये एज ए ग्रुप एज ए टीम काम करता है कि कौन से टीम को क्या काम करना है, कौन से टीम का क्या टारगेट होएगा, ठीक है। जैसे पूरे वर्कर्स हैं तो वो सारे वर्कर्स के जो भी लीडर है उनको मोटिवेट करना है कि सारे लीडर सारे वर्कर्स को अपने साथ वो करके रखे, है ना, कोऑर्डिनेट करके रखे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट क्या करेगा, वो मैनेजर को बताएगा आपका ये काम है ना। वो मैनेजर क्या बोलेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बोल देगा कि प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा कि आपका ये काम है, केवल इतना ही करते हैं ये लोग, समझ गए। तो ये सारे कुछ की डिफरेंसेस थे, उसमें आप लोग और भी कुछ समझ सकते हो, जैसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, ये मॉडर्न अप्रोच हो गया, क्योंकि ये ओवरऑल दिखता है ना, और ये किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ पर फोकस करता है। ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग का आज मेजर टॉपिक होने वाला है रिक्रूटमेंट, रिक्रूट। तो हम लोग को रिक्रूट वर्ड से क्या समझ में आता है ना, रिक्रूट वर्ड से क्या समझ में आता है। अम, किसी को अपने लिए फॉर जॉब पे रखना, मतलब अपने बिल्कुल, काम पे रखना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मतलब कि रिक्रूट करना, जैसे कि हम लोग आर्मी में भी सुनते हैं, है ना, कि अरे ये आर्मी में क्या करना है हम लोगों को, और भी नए स्टाफ्स को रिक्रूट करना है। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और नए लोगों को और नए सोल्जर्स को रिक्रूट कर रही है। रिक्रूट का सिंपल वे में क्या होता है, एडिशन करना, है ना। अब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि सारे लोगों को बुलाया तो जाता है, लेकिन सबको ऐड नहीं करते, उन्हीं लोगों को ऐड करते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं।
तो इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी पहले रिक्रूटमेंट समझ लेते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे सिलेक्शन क्या होता है, फिर समझेंगे कि इनमें क्या की डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक एक हॉस्पिटल है। ठीक, अब उनको चाहिए एक डॉक्टर, डॉक्टर में मान लो और सारे डॉक्टर, उन पे एक फिजिशियन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, एक जॉब जॉब वैकेंसी अनाउंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लोगों से एप्लीकेशंस फिल कराएंगे, है ना। और वो जो भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनको ये क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फॉर्म फिल कर लिए, तो मान लो डॉक्टर तो हो गए, लेकिन अगर मान लो कि डॉक्टर अभी फ्रेशर है, तो वो इतने बड़े हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल होगा तो फ्रेशर को तो रखेगा नहीं कि अपने ऊपर आके अपने इमेज के ऊपर तो वो कभी वो नहीं लगेगा कि अरे उसने आके एक्सपेरिमेंट करा कुछ खराब हो गया तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा, है कि नहीं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, उसमें क्राइटेरिया में सिलेक्ट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे इसमें से। ठीक, फिल्टर करने के बाद कुछ ही सारे लोगों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फॉर किस चीज के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस। है ना। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे, पहले हम लोग इतना समझ लेना है कि क्या कर रही है, जॉब वैकेंसी कर रहे हैं। अब जॉब जॉब वैकेंसी कैसे करेंगे, उसके लिए वो सिलेक्ट करेंगे कि उनको कहाँ पे ओपन करना है ना। या तो न्यूज़पेपर पे हो सकता है, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं, या तो अनाउंसमेंट करा सकते हैं, या तो पोस्टर या फिर बैलेट्स लगा सकते हैं। समझ गए। और भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने ही लोगों से बोल देना कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप उनको लेके आ जाओ, फिर उसको हम लोग देख लेंगे कि आगे सिलेक्शन होता है कि नहीं होते। समझिए कंसेप्ट। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, stimulating and encouraging them to apply for a particular job in an organization। जैसे कि मैंने बताया किसी भी एक संस्था में किसी भी लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना और आइडेंटिफाई करने का अच्छा कौन से लोग हैं जो कि हमारे इस जॉब के लिए सही रहेंगे, है ना। उनके सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करना और उनमें से जो भी प्रॉपर होंगे उनको सिलेक्ट करना, है कि नहीं। सो पर्सन फ्रॉम एमंगस्ट हुम प्रॉपर सिलेक्शन, जो भी मेन सूटेबल पर्सन होते हैं, अच्छा ये लोग सारे एलिजिबल है, बाकी जो भी नहीं होंगे उन सबको हटा देना। तो जो भी सूटेबल पर्सन है उनको सिलेक्ट करना। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे अगर पोजीशन ओपनिंग होती है, जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट से यूपीएससी है, यूपीएससी में मान लो आईएएस है, तो आईएएस का अभी ओपनिंग है, मान लो कि अभी नीड है 592, है ना, आईएएस ऑफिसर्स की ऑल ओवर इंडिया में इतने वैकेंट प्लेसेस हैं, लेकिन अप्लाई कितने लोग कर देते हैं, 2 करोड़, लैक्स। है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। ओरिजिनल प्लान तो ये 25 लाख 30 लाख करते होंगे लोग, है ना। अब इतने सारे लोग, लेट से ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 2 लाख मान लो। अब 592 सीट्स के लिए 2 लाख लोगों ने क्या करा है, फिल फॉर्म करा है ना, फॉर्म को फिल करा है। अब इसमें तो सारे लोग तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, सबसे जो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। तो यूपीएससी को अगर समझेंगे तो ये सिंपली क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक, रिक्रूटमेंट में क्या करें, कोई भी अगर उसमें फॉर्म फिल कर रहा है उसमें से वो क्या करेंगे, इसलिए वो लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स लेते हैं। प्रीलिम्स का मतलब क्या हो जाता है, उसमें ये लोग क्या कर देते हैं, फिल्टर कर लेते हैं कि अच्छा कौन से हमारे काम के हैं। तो इसी में क्या कर लेते हैं, ये जो भी सूटेबल लोग हैं ना उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, सूटेबल जो भी पर्सन है। अब इनको क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज में बैठाते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं मेंस बोलते हैं ना। तो मेंस में क्या होता है, ये लोग उनको टफ क्वेश्चंस देते हैं ना, टफ सिनारियोज देते हैं उनको, बहुत तरीके से टेस्टिंग लेते हैं। टेस्टिंग में क्यों लेंगे,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को तो उठाकर नहीं रख लेगा, वो ये देखेगा कि इस पर्सन को हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है ना, ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है, इसके मैथ्स कैलकुलेशंस कैसे हैं। क्यों चेक करेगा? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका मेजर प्रॉफिट ही रीजन होता है। तो अगर उसको कैलकुलेशन का नॉलेज नहीं है तो उसको क्या पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। सिंपल लॉजिक है। ज्योग्राफी का अगर उसको पता नहीं तो उसको क्या पता कि ये प्रोडक्ट किस एरिया में, किस रीजन में हम लोग को सेल आउट करना है ना। हिस्ट्री का नहीं पता तो हम लोग को उनको क्या पता कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है। क्योंकि मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना दिया और वो प्रोडक्ट पहले भी किसी ने बनाया हुआ और वो फेल हो चुका हो, फिर कंपनी का तो नुकसान हो गया ना। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि हम लोग ने यूपीएससी को एज ए रेफरेंस लेकर हम लोग एक बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे दोनों चीज साथ में चलते हैं। लेकिन यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हो गया और ये सारे थोड़े से नैरो लेवल पे हो गए, है ना। अब मेंस लेते हैं, मेंस के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो जाती, फिर जाके क्या कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, जीआरडी होती है ना। जीडी होता है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में क्या होते हैं कि उसमें से भी अब क्या कर रहे हैं, मेजर मेजर लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस में आ गए हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आ गए, कुछ ही चुनिंदा लोग आए हैं, उसमें से क्या आएंगे, मान लो कि 10,000 लोग आए, है ना। अब 10,000 लोग में क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन, इसमें से सिलेक्ट करेंगे मान लो टॉप 1,000 को, है ना। अब फिर इन्हीं को क्या भेजेंगे, लास्ट फाइनल स्टेप में भेजते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक। अब इंटरव्यू में से भी क्या करेंगे, जो भी छांटते ओढ़ते जितने भी बचे, मान लो कि वही वो ऐसे नहीं होते कि 592 उनको पूरे फिल करना है सीट्स को, ऐसा नहीं समझते। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होएगा केवल उन्हीं को, क्योंकि अगर मान लो कि बस मेरे को अपने वो दफ्तर भरने थे, मैंने लोगों को रख दिया, कल उन्होंने मेरा नुकसान करा दिया, तो जितना नुकसान मेरे को खाली रहकर नहीं हो रहा उतना तो वो मतलब जो फील चेयर होंगे वो आकर नुकसान कर देंगे ना। उससे बढ़िया वैकेंट रहे लेकिन नुकसान ना करे। तो इसमें से मान लो 200 या फिर 300 लोगों का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, है ना। अब इन 200 या फिर 300 लोगों को भी वो क्या कर रखते हैं, नोटिस पीरियड में रखते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनका हो गया तो हो गया, नोटिस पीरियड में रहते हैं वो। नोटिस पीरियड का मतलब कि उनको चेक करते हैं कि अच्छा ये इनका एलिजिबिलिटी कैसा है ना। चेकिंग पीरियड बोलते हैं ना, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आपको क्या काम करना है, ओरिएंटेशन देते हैं कि कौन डायरेक्टर है, कौन हेड है, कौन क्या है ना, किसका क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट में क्या आता है, फिर सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और उसके बाद अच्छा काम करते रहा तो प्रमोशन एंड अप्रेजल, जॉब एंड पैसे में इंक्रीमेंट, है ना। और जहाँ गलत काम करा तो उसके बाद क्या कर देंगे, उनको टर्मिनेशन। समझ गए कंसेप्ट? ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक यूपीएससी के रेफरेंस में। समझ रहे कंसेप्ट? जी हाँ जी जी। तो होप कि आपको रिक्रूटमेंट का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा इससे, है ना। यस सर। तो यहाँ पे डेविड डेलेंजो एंड स्टीफन रॉबिन्स क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं रिक्रूटमेंट इज द डिस्कवरिंग ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। अब समझो एक्चुअल और एंटिसिपेटेड, देखो और देखा एंटिसिपेटेड दिया है उन्होंने, इसका मायने क्या होता है कि एक तो उनको जितने लोग चाहिए पर एक्चुअल में उतने लोग को लेंगे या नहीं लेंगे उनका वो भरोसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा भी लोग रख ले। अगर मान लो कि आपको चाहिए थे 500 लोग लेकिन आपके 550 लोग आ रहे हैं और सारे ही एक से बढ़कर एक है, तो वो क्या करेगा कि अरे भाई ये 50 भी कल को मेरे को मुनाफा ही देकर जाएंगे, है ना, तो उसको रख लेगा। लेकिन अगर उनको चाहिए 500 लोग और आ रहे हैं क्वालिटी को 200, तो वो 200 का ही रखेगा, 300 भले ही वैकेंट रहने देगा। उनको बस चेयर नहीं भरनी, और वो जो लोग आते हैं ना बैठ कर बस टाइम पास करते हैं, कंपनी का और नुकसान होए, है ना। कि जो जैसे मैकग्रेगर ने वो स्टडी करा था ना कि एक्स एंड वाई थ्योरी में, कि 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो जो कि हर एक चैलेंज, हर एक काम को यस बोलते हैं, दूसरे हर एक काम को नो बोलते हैं, जो कि सेल्फ नेगेटिव लोग होते हैं, सेल्फ डिमोटिवेटेड लोग होते हैं, है ना। समझ लो कंसेप्ट? यस सर। ओके।
तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना डेफिनेशन देते हैं, तो ऐसा आ जाता है ना कि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर पीएचडी लेवल पे, तो लोग अपना खुद का भी डेफिनेशन दे सकते हैं क्योंकि वो इतने एलिजिबल है, उनका माइंड इतना काम करता है। पर उसके लिए भी होना चाहिए कि अगर आप जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर प्रोफेसर हो, तो उनकी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मान्यता मिलती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखे होते हैं ना। तो लास्ट में इन्होंने क्या करा है, समराइज करा है कि रिक्रूटमेंट रिफर्स टू ऑल सेट ऑफ एक्टिविटीज विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू अट्रैक्ट जॉब कैंडिडेट्स, है ना। पहले तो हम लोग कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा आइए भैया हमारे कंपनी के लिए आप अप्लाई करिए, अगर आप एलिजिबल है तो सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे देखो कि उनके क्वालिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह, है ना, ताकि क्या हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव, कितने उनको चेयर फिल करने हैं, उसको वो क्या कर पाए, अचीव कर पाए। समझ रहे हो। इट इन्वॉल्व्स सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल फ्रॉम विच क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मैंने क्या बोला कि वो डायरेक्ट जो भी आते हैं उनको नहीं रख लेते, उस सबको उठाते हैं और जो भी क्वालिफाइड होंगे ना उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस या फिर नेक्स्ट फेज के लिए। समझ गए। अब इसी में समझना कि फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि फीचर का मतलब होता है नेचर। जैसे अगर मान लो कि कोई पर्सन पूछे कि मान लो कि आपका नेचर क्या है, तो बोल सकता है अरे मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ, मेरे को मतलब मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, है ना, कि जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते, तो ये मेरा नेचर है। दूसरा होता है कि अरे कोई मेरे को अगर किसी को दुख में देखती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो ये मेरा नेचर है ना। तीसरा, किसी भी काम को करने से पहले मैं 4 बार 5 बार सोचती हूँ या फिर किसी और लोगों से क्या लेती हूँ, राय लेती हूँ, है ना, उनके सजेशंस लेती हूँ, तो ये मेरा नेचर है। समझ रहे हो, नेचर या फिर फीचर्स। तो इसी तरह रिक्रूटमेंट का क्या नेचर, कैसे पता चलेगा अच्छा ये रिक्रूटमेंट ही है। तो सबसे पहले तो उसमें एक प्रोसेस होएगा। अब कैसा प्रोसेस होएगा, तो हर एक चीज़ जैसे कि क्या होगा, एक तो जॉब एनालिसिस करेंगे कि उनको क्या काम, किस वैकेंसी के लिए जॉब चाहिए, है ना। पहले एनालाइज तो करेंगे कि अच्छा कौन सा चेयर हमारे पास खाली पड़ा है, किसको फिल करना है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, जॉब को प्लान करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे जॉब डिजाइनिंग या फिर जॉब एनालिसिस में, है ना, कि उसमें क्या क्या उस पर्सन के पास क्वालिटीज होनी चाहिए, और हम लोग किस मीडिया के थ्रू इस वैकेंसी को ओपन करें मार्केट में, ताकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेड़ा अगर उसमें अप्लाई ना कर दे, जो भी मतलब कि पढ़े लिखे अच्छे लोग बस वही अप्लाई कर पाए, है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कनेक्ट करता है सेट ऑफ ह्यूमन एक्शंस और ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड इंटेंशनली, है ना, इन ऑर्डर टू रीच अ पार्टिकुलर रिजल्ट। ऐसे रीड करना मेरे को बोरिंग लगता है ना। तो मैं आपको सिंपल टॉपिक, सिंपल चीज़ें बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है ना, कि एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सोचा कि क्या एनालाइज करना है और कल को सीधे सिलेक्शन प्रोसेस में चलेंगे। पहले तो अप्लाई करेंगे हम लोग, डिजाइन करेंगे क्या एप्लीकेशन का प्रक्रिया होगा, है ना, कि कितने क्वेश्चंस रखेंगे हम लोग उसमें, तभी तो सिलेक्ट होंगे ना, कि लोगों का क्या क्राइटेरिया होंगे। फिर उसके बाद उनको बुलाएंगे, फिर जीडी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इंटरव्यू लेंगे कि नहीं लेंगे, उनके ओरिएंटेशंस होंगे, ट्रेनिंग्स होएगी, है ना, इंडक्शन प्रोग्राम्स चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखते हैं। एक तो हो गया, दूसरा हो गया लिंकिंग एक्टिविटी। लिंकिंग एक्टिविटी कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दो लोगों को जो अनजान है एक दूसरे से, उन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। समझ रहे हो। जैसे ए पर्सन मतलब एक कंपनी है और एक से एक मैन है या फिर वोमैन है, जो भी है ना। अभी इनको चाहिए जॉब और इनको चाहिए एम्प्लॉय। अभी दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहा है। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना होता तो ये कंपनी क्या नहीं करती, जॉब वैकेंसी ओपन नहीं करती, राइट। और ये अगर ओपन ही नहीं करेंगे जॉब वैकेंसी तो ये फिल कहाँ करेंगे। समझ रहे हो कंसेप्ट। अब ये सारा चीज़ जो होता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर बोलते हैं ना कि लास्ट में फाइनलाइज कि लोगों को जॉब मिलना, ये सारे जो भी जॉब मिलने के प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला स्टेप से ही आते हैं, स्टेप आता है क्या, रिक्रूटमेंट का। तो ये इसी को ही हम लोग इनिशियल ड्यूरेशन भी बोलते हैं, कि जहाँ से हर एक चीज़ स्टार्ट होती है। बोलते हैं कि जहाँ से हर एक चीज़ बिगिन होती है, जैसे बिगिनिंग होती है ना। तो इसी के इनिशियल ये भी एक नेचर की अच्छा, कि अगर कोई भी चीज़ उसमें एक प्रोसेस है जो कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होएगा, है ना, जो कि क्या करेगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को कनेक्ट करेगा, है ना, वो सिलेक्शन से पहले आएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीसीडिंग सिलेक्शन,
प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले। ये बी है, उसके आगे क्या है, ए, मतलब कि ए क्या कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है बी को, है ना। हम्म। इसके इसके बाद आता है तो क्या आता है, एक्सीडिंग हो जाता है ना। प्रिसीडिंग मतलब उससे पहले, प्री, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन से पहले आएगा तो मतलब कि वो क्या होएगा, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग पता कर पाते हैं कि अच्छा ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो उसी को हम लोग फीचर्स या फिर नेचर बोलते हैं। अब इनको पॉजिटिव फंक्शन क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को मना है। अगर आप क्वालिफाइड हो, आपको जॉब की नेसेसिटी है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होते। तो इसलिए इसको पॉजिटिव फंक्शन या फिर पॉजिटिव मेथड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। कोई भी इसमें माइनस नहीं हो रहा। अब माइनस कहाँ आएगा, जब सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग इंटर करते हैं। हम्म। अभी इसको एक डुअल ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी देखा जाता है ना। एक तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को, जो कि जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। दूसरा, ये उनको भी अट्रैक्ट नहीं करते। जैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी ऐरा गैरा नहीं अप्लाई करेगा, वही अप्लाई करेंगे जो उसके एलिजिबल होंगे, है ना। तो वो डुअल ऑब्जेक्टिव, एक तो लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन किन को, जो उसके लायक है, और उन सारे लोगों को दूर भी रख रहा है जो उसके लायक नहीं है। समझ रहे हो। परवेसिव फंक्शन का मतलब हो जाता है कि जो कि हम लोग सेपरेट ना कर पाए, किसी भी चीज को किसी भी चीज से सेपरेट नहीं कर पाए। जैसे अगर किसी भी इंसान को घी बनाना है, तो उसके लिए उसको मिल्क चाहिए। राइट। बिना मिल्क के वो घी तो बना ही नहीं सकता ना। तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए वो परवेसिव। अब सेपरेट करने का मतलब कि मिल्क में से दूध घी निकालना नहीं, कि विदाउट मिल्क घी नहीं हो सकता, वो कहने का मतलब है ना। तो किसी भी पर्सन को अगर एम्प्लॉय चाहिए ना, तो सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए, कौन सा फंक्शन आना चाहिए, तो रिक्रूटमेंट फंक्शन आना चाहिए। मतलब इसको हम लोग कहाँ से नहीं हटा सकते, इसको हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल नहीं सकते। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। मतलब कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। समझ रहे हो कंसेप्ट। राइट। ओके। उसी तरह ये क्या हो जाता है, एक टू वे एक्टिविटी हो जाती है। टू वे एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉयर क्या करना चाह रहा है, क्वालिफाई एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहा है कि जो भी लायक लोग हो, और जो भी लायक लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं कि एक अच्छे कंपनी में अच्छे पोजीशन पर जाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों के लिए क्या हो रहा है, काम में आ रहा है कि नहीं, दोनों के लिए हैंडी हो रहा है। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे इसके फीचर्स और भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह बात है पर्पस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब कोई भी पर्सन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों करता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं उनको। तो वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगर फ़ायदे समझने हैं ना, तो उनके फीचर्स समझ लो। तो जो भी हम लोगों ने फीचर्स अभी डिस्कस करा ना, वही उनके सारे फ़ायदे हो जाएंगे। सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा कि क्वालिटी इंप्लॉय सेलेक्ट करना। दूसरा, अपना टाइम वेस्ट ना करना। तीसरा, जो भी अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको दूर रखना। चौथा क्या करना फिल्टर। है ना, चौथा क्या करना कि सिलेक्शन के लिए फिल्ट्रेशन कर पाना, है ना। पांचों क्या करना, कंपनी का पैसा बचाना। ऑब्वियस सी बात है ना। क्योंकि पैसा कैसे बचेगा, अब इसको भी बहुत लेंदी वे में समझेंगे तो हमें समझ में अच्छा है। रिक्रूटमेंट में इस तरीके से यहाँ पैसे लगते हैं, फिर ये काम करेंगे तो ऐसे 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 करके पैसे भी बचते हैं। अगर 10 बंदे अगर सिलेक्शन में लगे हुए हैं, है ना, तो 10 बंदे जो वहाँ पे टाइम मेरा मतलब कि नहीं बोल रहे कि वो अपना पर्सनल काम जो ऑफिशियल वर्क उसको छोड़ के इसमें लगे पड़े हैं। अब जो भी मेरा काम वहाँ पे वो तो हैम्पर हो रहा है ना। तो मेरा कंपनी का मेन मोटिव क्या है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, उनके काम को फुलफिल करना है कि नहीं, मीट करना उनके जो भी टारगेट्स हैं। अब वो तो टारगेट सेट नहीं होंगे, क्योंकि मेरे सारे एम्प्लॉइज तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे लगे हैं। समझ रहे हो। तो ऐसे मेरे लॉसेस को क्या करना पड़ा, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैनेज करता है। अब मैंने आपको प्रोसेस पहले ही समझा दिए थे, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो उसी के यहाँ पे हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग। मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट हम लोग किसी को भी जॉब के लिए रख नहीं लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ही आता है प्रोसेस में,
रिक्रूटमेंट के प्लानिंग करना, कि पहले उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पोजीशन के लिए हम लोग को जॉब को ओपन करना है ना। हम्म, फिर उसमें हम लोग सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं कि कहाँ पे हम लोग इंटरव्यूज लेंगे, है ना, कहाँ पे जीडी होएगी, किस डेट हम्म, पे रखेंगे, है ना, कौन सा वेन्यू होएगा, कौन कौन से लोग होंगे जो कि इस पूरे प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, है ना। राइट। तो ये सारी चीज़ों को इसमें डिफाइन करा गया होगा आपको, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ होगा, है ना। और मैंने आपको हम्म, बताया था कि उसमें भी डिजाइन करते हैं कि क्या एप्लीकेशन के डिजाइन होंगे, कितने उसमें क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एम्प्लॉय के भी फिल करने होंगे, या फिर क्या स्किल सेट्स उनको अप्लाई करने होंगे, क्या क्वालिफिकेशन उन पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही सारी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशंस, एबिलिटीज़, है ना, क्या उनको पोजीशन के लिए फिल करना है ना, जो क्या क्या उनके पास डिटेल्स होने चाहिए, है ना। उसी तरह आता है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाता है कि उनको देखना है कि वे टू लुक द नीडेड रिक्रूट्स, मतलब कि किस जगह पे अगर मैं ये वैकेंसी ओपन कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने जाकर विलेज में इसको वैकेंसी ओपन कर दी, तो वहाँ पे मेरे को एजुकेटेड लोग मिलेंगे, नो। स्किलफुल लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो किस जगह पे मेरे को, है ना, किस सिटी में खोलूँ, जहाँ पे कि मैं देखूँगा कहाँ पे बोलते हैं ना कि वो लिटरेसी रेट कहाँ का ज़्यादा है। हम्म, तो ये सारे डेटा भी हमारा काम आते हैं, मतलब हमारे काम आते हैं कि उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अच्छा इस एरिया में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब यहाँ पे मेरे को स्किलफुल लोग मिल जाएंगे, है ना। अब हम्म, वही मैंने बताया कि हाउ टू लुक, वे टू लुक पहले बताया, फिर हाउ टू लुक कैसे देखना है वो भी बताया, है ना। तीसरा कि किस समय पे, अब ऐसा नहीं दिवाली के टाइम चल रहा है और हम लोग हम्म, जॉब एप्लीकेशन लोग अपने घर के सफाइयों में लगे पड़े हैं, वो आएंगे ही नहीं हम्म, अप्लाई करने के लिए, है हम्म, ना। समझ रहे हो ना कंसेप्ट। फिर आता है प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। हम्म, अब मैंने बोला नहीं था कि किस मेथड से, या तो न्यूज़पेपर हम्म, के मेथड से, देखो यहाँ हम्म, पे किस एडवर्टीजमेंट मेथड से ओपन करेंगे ना, ऑनलाइन मेथड से, बैलेट्स लगाकर पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कराकर, या फिर देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर आ गया, है ना, एडवर्टीजमेंट इन हम्म, न्यूज़पेपर्स आ गए, या फिर लोगों से ही बात करके कि अच्छा आपके कोई जानने जानने वाला है तो उनको बुला लो, ऐसे करके, है ना। हम्म, ये तो थर्ड था। उसके बाद फोर्थ में आ जाता है हमारा वैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, कि हम लोगों ने जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करा तो उसमें कौन से लोग आए, कितना ये इफेक्टिव रहा, है ना। मतलब हम्म, मान लो कि 100 में से 85 मतलब कि क्वालिफाइड लोग आए, मतलब कि हमारे ये हम्म, सक्सेसफुल रहा। अगर मान लो कि 40% ही आए, मतलब कि हम लोगों ने ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिजाइन करा था जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर दे रहा था, जिससे हमारा एक तो हम्म, पहले टाइम वेस्ट भी हो गया, फिर मनी हम्म, वेस्ट भी हो गया, और मेहनत लगी हम्म, जो अलग है कि नहीं। हम्म, समझ रहे हो। तो इसमें इवैल्यूएशन करना कि अच्छा कि हम लोगों ने ये प्लान ए को एग्जीक्यूट करा होता तो क्या होता, और प्लान बी को करा है तो क्या हुआ है। तो उस दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें, है ना। हम्म, समझ रहे हो कंसेप्ट। हम्म, अब उसी तरह हम लोग समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स, कि कहाँ कहाँ हम्म, से हम लोग को रिक्रूटमेंट के सोर्सेस मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट मे बी नोटेड दैट सोर्सेस एंड टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, है ना। क्योंकि सोर्सेस अलग चीज हो गया, टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना, कि किस टाइप से रिक्रूट कर रहे हैं। सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से रिक्रूट कर रहे हैं, हम्म, समझ रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे भी वही वही डिफाइन कर रहा है, सोर्सेस आर दोज प्लेसेस वे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर अवेलेबल, लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सुन रखा होगा ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले होती हुआ करते थे, अब तो इंडीड आ गया है ना, ये सारी चीज़ें आ गए। समझ रहे हो, इंडीड और क्या क्या है हमारा अपना जॉब, और आते हैं नहीं लिंक्डइन, नौकरी। हाँ Naukri.com, है ना। तो ये सारे हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तरह ही हो गए, तो ये हो गया हमारे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स। ठीक। हम्म, दूसरा आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होगा, टेक्निक्स आर दोज मेथड्स विच स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर जॉब्स लाइक एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशन etc। अब हम्म, इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना पैसा खर्चा करके तब लोगों को हम्म, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आके इसमें अप्लाई करो। राइट करो, राइट। एक तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, या फिर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ओपन कर दिया जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हो गया हमारे सारी ये लिंक्डइन वगैरह है ना,
सर फी तो वो भी देते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्री में थोड़ी करेंगे, चार्जेस लेते हैं ना वो। अब हाँ चार्जेस की जी। चार्जेस चार्जेस सॉरी, समझो, चार्ज कैसे लेते हैं। जैसे मान लो फॉर हम्म। एग्जांपल हो गया कि इंडीड, हम्म। किसी ने इंडीड पे जॉब सर्च करा, पर वहाँ पे तो फ्री होता है। अब समझे हम्म। ना इस कंसेप्ट को, कि जॉब सर्च करा, उनको जॉब मिला है ना, वो जॉब में सिलेक्ट हो गए, हम्म। उनकी वो लग गई नौकरी, है ना, वो बन गए हम्म। एम्प्लॉय। हम्म। अब जब ये एम्प्लॉय बने तो इनको मिलेगी सैलरी, हाँ। सैलरी से ही पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स, हाँ जी। टैक्स में से कुछ कट कर ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगा, इसमें से कुछ पे आउट करेगा इंडीड को। ओके। कंसेप्ट समझ रहे हो। हम्म। हाँ, ऐसे इंडीड मतलब बेवकूफ़ थोड़ी है कि लोगों को ऐसे कर रहा है, ये एक तरीका। दूसरा, जो भी कंपनी होगी, हम्म। जो भी मेजर बड़ी कंपनी होगी, वो भी क्या हम्म। करेंगी, इनको सर्टेन परसेंटेज पे करेगी। ओके। वैसे तो हाँ ये वैसे तो सुना तुमने। वैसे तो हम लोग बहुत सारे कंपनी जो होते हैं वो तो फ्री में ही, ऐसे अभी बहुत सारे जो चलते हैं, तो बहुत सारी ये सब फ्री प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज देना होता है। हम्म। और ये कंपनी भी बहुत चालाक होती है, ये अपने पास से थोड़ी देंगे, आपके सैलरी में से कट करेंगे। हाँ। है ना। एंड सर ये जो गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स कट के जो इंडीड को गवर्नमेंट ने टैक्स कट के हाँ, जो क्योंकि पेमेंट किया। गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है ना, किसके वजह से कर रही है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के वजह से कर रही है। तो ये नहीं डिजिटल, नहीं, तो इस इनको कैसे पता चला कि ये बंदा इंडीड से आया है? क्योंकि आपको जहाँ भी अप्लाई करते हो तो कंपनी में ही जा रहे हो ना, तो कंपनी को तो पता है हाँ। ना कि आप कहाँ से आ रहे हो, वैकेंसी तो इन्होंने ही ओपन करी है ना। वो जब अच्छा, तो जब सैलरी कटेगी तो वो, ये नहीं सैलरी में वो समझा तो मेरे अपना को। आपका रेडीमेड हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप समझे नहीं, आपको लगा कि सिर्फ सैलरी में से टैक्स कटेगी। आप जब इनकम हाँ। अर्न अर्न करोगे तो अपना खर्चा भी तो करोगे, एक्सपेंस। राइट। हाँ हाँ, तो हाँ। उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी तो आते हैं। हाँ जी। तो जीएसटी, सीजीएसटी, ये सारे कहाँ कटेंगे, तो जाएंगे किसके पास, गवर्नमेंट के पास। समझ गए। अब गवर्नमेंट उसमें से कुछ देती है, बड़ी बस बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलती है, ऐसा नहीं कि किसी को भी ऐसा गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू में से दे रहा है। पर ये सारी सीक्रेट चीज़ें है, कोई बताएगा नहीं। पता चला कि कोई हम्म। मेरा आगे पकड़ ले रहा है ये सारी चीज़ें बताने में। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। है ना। हम्म। अब समझो, अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने क्या बताया था, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब कि अपने ही जानने पहचानने वाले लोगों को, है ना, हम्म। या फिर जो भी मतलब कि पहले फ्रेशर थे उन्हीं को देख रहे हैं, अच्छा ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं इन्हीं को एक बार बोले कि अच्छा तुम भी आओ एक बार बैठो इसमें, है ना। या फिर उनको हम्म। थोड़ा सा नहीं बोलते कि खुद से ही डायरेक्ट इनको इंटरव्यू प्रोसेस में पहुंचा दे, या फिर हम्म। डायरेक्ट ही ऐसे ही विदाउट इंटरव्यू को ही क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया। परमानेंट कर दिया, हाँ। हाँ, समझ गए। तो ऐसे ही, हम्म। तो यही हम लोग समझ रहे कि कितने मेथड से, समझो। हम्म। सोर्स अलग चीज, टेक्निक अलग चीज। सोर्स मतलब कि हम्म। कहाँ से रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, तो सोर्स मतलब हम्म। प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना। हम्म। अब टेक्निक मतलब किस तरीके से हो रहे हैं, तो इंटरनल सोर्स में क्या आएगा, सबसे पहले तो प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है उन्हीं का प्रमोशन कर दिया, है ना। राइट। दूसरा, अब इनका क्या कर दिया, देखो अब वो जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉय उनका क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जो भी उस कंपनी में एम्प्लॉय है, तो एक तो प्रमोशन करके वहां से लेकर आ गए। दूसरा, कि उन्हीं को बोला कि भैया आप ही क्या करो, इस जॉब की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दो। एक तो डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया। दूसरा कि हम्म। नहीं नहीं हम लोग फेयर चलेंगे, तो आप ही क्या करो, इस जॉब के पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हो। और ऐसे हम्म। होता है कि आपने सुना होगा, जैसे मान लो कि उत्तराखंड में, मान लो उत्तराखंड में हम्म। लेट्स से टाटा की एक नई ब्रांच ओपन हो रही है, हम्म। ठीक। अब इनको चाहिए मैनेजर्स वगैरह, हम्म। प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी चाहिए चाहिए, है ना, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज वगैरह जो भी। तो जो भी इनके अनदर मान लो यूपी के ब्रांच में जो भी लोअर लेवल या फिर ऊपर। मिडिल लेवल पे काम कर रहे होंगे ना लोग, तो अपने ही हम्म। लोगों को ये मोटिवेट करेंगे कि आप ही लोग क्या करो, इस जॉब के लिए पोस्टिंग कर दो। राइट। समझ गए।
क्योंकि आप लोग तो पहले से मेरे पास काम कर ही रहे हो, तो आप लोग को पास सारा नॉलेज भी है, और ऐसा जगह है कि आप लोग उतने ही सैलरी में आके मेरे इस वाले ब्रांच में भी काम कर लोगे, है ना। और तीसरा मैंने बताया था एम्प्लॉय रेफरल्स की, वो बता रहे हैं सर मेरा एक दोस्त है, या फिर मेरी एक और दोस्त है, मेरी छोटी बहन है, या फिर जो भी रिश्तेदार है, ऐसे करके कनेक्ट करके अपने रेफरल से क्या कराना, उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठा देना। समझ रहे हो, ऐसे कर करके। दूसरा होता है, एक तो पहले था हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉय जो कि काम कर ही रहा है, तो उनके थ्रू में 3-4 मेथड से आए। तो दूसरा होगा फॉर्मर एम्प्लॉय जो कि पहले काम कर चुका है उस कंपनी में, है ना। तो फॉर्मर एम्प्लॉय आर ऑल्सो एन इंटरनल सोर्स, क्योंकि अगर आप मान लो किसी कंपनी में 4-5 साल आपने काम कर रखा हो, तो उसका ओनर अगर आपको बुलाएंगे तो आप मिलने जरूर जाओगे, राइट। है ना। या फिर अगर आप उसमें से रिटायर हुए हो तो फिर तो तब तो ऑब्वियस सी बात है, आप तो जाओगे जाओगे, है ना। तो सब रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो गए जो कि क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, है ना। तो उन्हीं के लिए कि अच्छा आओ आप, है ना, कि आप ऐसा करो कि आपको इस सारी कंपनी के बारे में नॉलेज तो है ही, है ना। इस पोजीशन के लिए आप करो क्या करो कि आप ही इसमें क्यों नहीं अप्लाई कर देते, समझ रहे हो। तो इनके पास सारे डेटा होते हैं ना, कि देखते हैं कि अच्छा ये मेरे मेरे ही कंपनी से निकला हुआ एम्प्लॉई आज के टाइम पे क्या कर रहा है। तो अच्छा, पहले मान लो कि आप उस कंपनी में, एक कंपनी में 25,000 रुपये काम कर रहे थे, फिर आपने 5 या फिर 10 साल बाद 5 ईयर्स मान लो के बाद किसी सी कंपनी में शिफ्ट करा, है ना, शिफ्ट करा, उसमें आपकी सैलरी अभी है 40K। तो ये 5 साल में तो आपका इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हुआ होगा ना, तो उसके हिसाब से ये आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो वो ये देखते हैं। उसके बाद आपको वो बोलेंगे अच्छा चलो आओ आप अपने पास ही आ जाओ, 50K ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी पोजीशन के लिए आप फील कर दो, समझ रहे हो। पर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका उसमें सक्सेस रेशियो अच्छा होना चाहिए ना, कि आपके मतलब कि आप एक पॉजिटिव पॉजिटिव एम्प्लॉय होने चाहिए, आप मतलब बोलते हैं ना कि ऑन टाइम टारगेट को फुलफिल करते होने चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ों को भी वो लोग ध्यान में रखते हैं, है ना। अब क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज के, क्योंकि हर एक चीज़ के फायदे और नुकसान तो हैं ही। अब कुछ भी खाओ दुनिया में, फिर कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसके फायदे भी है, नुकसान भी। तो क्या क्या मेजर एडवांटेज हो जाती है इंटरनल सोर्स। अभी हम लोग इंटरनल सोर्स पे बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल पे नहीं आया अभी, है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स, समझ रहे हो जी। तो इंटरनल सोर्स के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही हो जाता है कि जो भी उसमें काम कर रहा है पर्सन, तो वो तो हम लोग का नॉन है ना। राइट। तो उसको पता है कि कंपनी में कैसे काम हो रहे हैं, कंपनी के क्या सीक्रेट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि बाहर से फिर लोगों को बुलाओ, उनको फिर ट्रेनिंग दो, वो कितना उस ट्रेनिंग पीरियड में नुकसान कर दे हमारा, उनके वजह से कितना हमारा काम भी हैम्पर हो जाए। तो उन पे उतना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो भी ऑलरेडी काम करके सीख चुका है, क्यों ना उन्हीं को थोड़ा सा और 15-20 दिन की ट्रेनिंग देकर और उन्हीं का प्रोमोट कर दें, है ना। तो एक तो ये फायदा हो गया। अब यही सारी चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, उसी को एक्सपांड कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि अपनी कंपनी के 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे एक लेवल पे, अब उसमें से किसी एक का अगर प्रमोशन होकर वो वहाँ का ब्रांच मैनेजर या फिर किसी भी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर बन जाएगा ना, तो बाकी के 9 लोग एक तो पहले जेलस होंगे, दूसरा उनके भी दिमाग में ये है कि अच्छा अगर हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे भी चांसेस है प्रमोशन होने का। एक तो एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन क्रिएट कर देता है ना। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोटिवेशन क्रिएट करेगा, मोरल को इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है ना। तीसरा मैंने बताया था टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेस ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना, लेस ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। और चौथा कि अगर वो लोग मीडिया में जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं, फिर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं ना, तो कॉस्टली हो जाते हैं। और वो सारी चीज़ें इनको क्या मिल जा रही है, फ्रीली मिल जा रही है, समझ रहे हो। यही हो गया कि गुड सिलेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इन सम केसेस इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर अ फर्म टू फिल अ वैकेंट पोजीशन with a number of its own staff. For example, a newly established firm or a where
डिजायर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इंटरनली, कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इनके सेंटेंस, ये ग्रामेटिकली एरर है, समझो कंसेप्ट। कहने का मतलब किसी किसी केस में क्या हो जाता है ना, जैसे कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, हम्म उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट है, हम्म ठीक। प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, और मान लो सेल्स है ना। अब कल के दिन में यहाँ पे इसके पे इम्प्लॉइज भी बहुत सारे हैं, हम्म सबके नीचे तो इम्प्लॉइज काम करते ही हैं, है ना। हम्म अब मान लो कल के दिन पे ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, हम्म इसने क्या कर दिया, जॉब छोड़ दिया, क्विट कर दिया। हम्म हम्म तो कई कई पे क्या हो जाता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ये लोग हो जाते हैं ना, ये लोग तो अपना काम छोड़कर इसके काम को तो करने तो नहीं जाएंगे, राइट। है ना। और ये जो भी इम्प्लॉइज है, जो कि अभी मान लो वो काम ही कर रहे हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म तो वो भी इसको फील करने नहीं जाएंगे। हम्म तो ये क्या हो जाता है ना, कई कई बार ये ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं, ये कई कई बार, मतलब ये हमेशा नहीं होता, रोजाना नहीं हो रहा, किसी किसी कंपनी में ऐसा हो जाता है ना कि वो प्लेस वैकेंट हो जाता है, फिर वो प्लेस को रिड्यूस कर देते हैं, या फिर उसको ये जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, या फिर जो भी हाँ, ब्रांच मैनेजर होता है, वही उसको हैंडल कर लेता है। मर्ज करते हैं, हाँ। हाँ, वेरी गुड, समझ गया आप, कंसेप्ट समझ में आया। हाँ जी। तो कल इसके एक्सटर्नल सोर्स को पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि क्या सारे ओके हमारे एक्सटर्नल सोर्स है ना। फिर उसके बाद चैनल या फिर टेक्निक्स को देखेंगे, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट।